इससे पिछली क्लास में हम प्री कंडीशंस ऑफ सलाह पढ़ के आ चुके हैं. सो वी हैव लर्न अबाउट 6 प्री कंडीशंस ऑफ सलाह. द प्री कंडीशन मीन्स 6 parameters that we have to fulfill before we offer salah. And the first was taharat. उसका जो पहला नंबर था, वो जो पहला पार्ट था, वो तहारत था. और तहारत का मतलब ये बताया था कि क्लीननेस, क्लीन करना. कितनी चीज़ों को क्लीन करना? हाउ मैनी थिंग्स? 3 थिंग्स. सो वी आर सपोज टू क्लीन 3 थिंग्स. नंबर वन, बॉडी, our body. Number two, clothes that we are wearing. And number three, the place where we are going to pray salah. So in our language, in Urdu, we call salah a namaz. You can call namaz, you can call salah in Arabic, and you say prayers. So before we offer salah, we are going to learn about taharat, the cleanness. And that taharat is divided into two actions, two parts, you can say. And number one, we have to clean our whole body, top to bottom, from head to feet. How to do it, we're gonna learn it today. And then the next part is will be wuzu. So some parts of body will clean in wuzu. So before we go to clean some part of our body, let's start with cleaning the whole body. सबसे इससे पहले कि हम वुजू का तरीका सीखें, उससे जो पहला नंबर होता है, तो प्रायोरिटी होती है, वो होती है गुस्ल. सबसे पहले बात ये समझ लें कि ये गुस्ल कब करना होता है. गुस्ल कब करना होता है? जब तहारत करनी होती है. और तहारत इज द ऑपोजिट ऑफ जनाबत. ये एक मैंने वर्ड बोला, जनाबत. इससे पहले हम लर्न कर रहे थे तहारत. तो जो जनाबत है, उसका अपोजिट तहारत है. तहारत का अपोजिट जनाबत है. तो जब तहारत का मतलब क्लीननेस हुआ, तो जनाबत का मतलब क्या होना चाहिए? अनक्लीननेस. लेकिन किस तरह की होती है वो? सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जब कोई नॉन मुस्लिम वो कन्वर्ट होता है और वो मुस्लिम बन जाता है, तो उसको सबसे पहला काम जो करना होता है, वो प्री कंडीशंस ऑफ सलाह के एतबार से भी और उसके हट के भी, उसको सबसे पहले अपने आप को क्लीन करना होता है. तो जो इंटरनली क्लीननेस थी वो तो उसने की. और वो ये उसने ये कहा कि आई बियर विटनेस दैट देयर इज नो गॉड बट अल्लाह. और उसने अपना प्रीवियस जो है वो रॉन्ग रिलीजन जो है वो उसको उसको लीव किया और ट्रू रिलीजन में आया. तो जो ट्रू रिलीजन इस्लाम में आया, इस्लाम में आने के बाद, इस्लाम में आने से, और साथ में उसने ये भी कहा था कि आई बेयर विटनेस दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट प्रॉफिट एंड बॉर्न मैन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला. तो इस तरह से उसका ये कहने से इसकी जो स्पिरिट थी, वो उसकी पाक हो गई. अब क्लीननेस का वर्ड आ जाएगा पाक. PAK, पाक. ये आपने वर्ड अब सुनना होगा. तो जो इंटरनल क्लीननेस हुई, तो अब एक्सटर्नल क्लीननेस भी चाहिए. एक्सटर्नली भी बॉडी को उसको क्लीन करना है. तो उसमें जो सबसे पहला जो जो लेसन है, वो है गुस्ल. आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे लिखा है, ये वाला वर्ड जो लिखा है GHUSL, गुस्ल. इट कैन बी प्रोनाउंस एज गुस्ल. गुस्ल, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं. गुस्ल के 3 अरकान हैं. मैं इसी बात को 2-3 अंदाज में रिपीट करूंगा. ये सबसे पहले मैंने कहा कि गुस्ल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. और आई कैन से दैट द गुस्ल इज डिवाइडेड इनटू 3 अरकान्स. और यू कैन से दैट देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ गुस्ल. इसके 3 स्टेप्स होते हैं. तो किसी भी तरह से आप ये कह सकते हैं. और इन तीनों स्टेप्स में से कोई एक स्टेप भी अगर मिसिंग हो जाए,
या किसी को ये पता ही ना हो कि ये 3 स्टेप्स होते हैं, और वो इन तीनों स्टेप्स को ना परफॉर्म करे, तो उसका गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा। तो जब उसका गुस्ल कंप्लीट नहीं होगा, तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वुजू, तो वो वुजू भी नहीं होगा। अगर वो वुजू के तमाम स्टेप्स को फॉलो करता है 100% वुजू के, जो कि नेक्स्ट स्टेप होना है अभी, लेकिन उससे पहले वाला जो स्टेप गुस्ल का था, उस गुस्ल में अगर उसने तीनों स्टेप्स को फॉलो नहीं किया हुआ था, तो उसका गुस्ल नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि उसका जो स्टेटस है, किसी भी मुसलमान का इसी क्लीननेस के हवाले से सिर्फ 2 स्टेटस होते हैं। एक स्टेटस होता है तहारत, और जो दूसरा स्टेटस होता है जो कि अपोजिट ऑफ तहारत होता है, वो जनाबत। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो जनाबत के स्टेटस में था और उसने गुस्ल किया, लेकिन अ, सारे तीनों स्टेप्स को फॉलो नहीं किया, तो उसका जनाबत का स्टेटस जो है वो बरकरार रहा, वो जनाबत में रहा, और तहारत में कन्वर्ट ना हो सका, यानी वो पाक ना हो सका, यानी वो क्लीन ना हो सका। बेशक उसने बहुत अच्छी तरह अपनी बॉडी को क्लीन किया, लेकिन अगर उसके 3 स्टेप्स में से कोई एक स्टेप भी मिसिंग था, तो इसका मतलब ये है कि वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो गुस्ल की डेफिनेशन पे पूरा ही नहीं उतरेगा। तो आज हम इससे तीनों स्टेप्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें पहला स्टेप जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, अच्छा ये एक वर्ड है, ये पहले हेडिंग को समझ लें। हेडिंग लिखिए 3 फराइद, FARAID, फराइद। एंड यू कैन रिप्लेस द लास्ट D with Z as well, Z, फराइज, and you can say faraid. Both are correct. 3 farais, 3 obligatory actions. That means that are 3 essentials of ghusl, you can say. So now let's learn the essentials. Number 1, rising the mouth. इसको हम उर्दू में कहते हैं कुल्ली करना। अच्छा, आप सोचेंगे ये तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है, ओके, सब कुछ आसान है। नंबर नेक्स्ट इज स्निफिंग वाटर इनटू द नोज। अब इसका तरीका भी पता चलना चाहिए कि नाक में क्या डालना। वाटर, पानी, पानी नाक में डालना, नाक में पानी स्निफिंग, यूं करके लेना, लेकिन कितना और कहाँ तक, उसकी क्या लिमिटेशन है, और उस पानी की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये कुल्ली करते वक्त पहले पॉइंट में भी दूसरे में भी, ये भी हम देखेंगे। अगर किसी ने शावर लिया और शावर में वो खड़ा रहा, चाहे वो 10 घंटे तक शावर में खड़ा रहा, उसकी पूरी बॉडी का एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है, यानी एक डॉट के बराबर की भी अगर जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे वाटर नहीं गया, टॉप टू बॉटम, लेकिन उसने अगर कुल्ली नहीं की थी, और उसने नाक में पानी नहीं चढ़ाया था, तो उसका गुस्ल नहीं हुआ। जब उसका गुस्ल नहीं हुआ, तो वो जनाबत के स्टेटस से चेंज होके तहारत में नहीं आया। तहारत में स्टेटस कन्वर्ट नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि वो जो 6 प्री कंडीशंस ऑफ सलाह थी, उसमें से एक प्री कंडीशन मिसिंग हो गई। जब एक प्री कंडीशन मिसिंग हो गई, तो जब वो खड़ा हुआ नमाज पढ़ने के लिए, तो चाहे उसने बिल्कुल 100% परफेक्ट नमाज पढ़ी थी, लेकिन वो नमाज एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल भी नहीं है, और वो नमाज नमाज ही नहीं कहलाएगी, क्योंकि नमाज की डेफिनेशन ही पूरी नहीं हुई जबकि तहारत ना हुई। तो अगर ये सीखना है, इसको थोड़ा सा इसको डिटेल में सीख लेते हैं। कि जो तीसरा पॉइंट है हमारा, वो तो सबको पता है, पावरिंग वाटर ऑन द होल अपेरेंट बॉडी, होल बॉडी। ये शावर की बात हो रही है। अब चाहे किसी और तरीके से कोई बात सब में करे या किसी तरह से करे, लेकिन होल बॉडी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होल बॉडी का मतलब ये है कि डॉट के बराबर भी कोई जगह जो है वो ऐसी नहीं रह जाए, मिस ना हो जाए, कि जिस पे पानी ना जाए। अच्छा, उसमें से सबसे पहली चीज जो है वो है राइजिंग। राइजिंग, अब ये जो आप इसको पढ़ के भी देखें,
ओके स्टार्ट। Taking a little water into the mouth and then spitting it out quickly is not sufficient. हम्म। It is essential that water reach every part and every cavity of the mouth from lips to the end of the throat. In the same way, water must reach the cavities behind the molars, for example, large back teeth, including the gaps and roots of the teeth, all sides of the tongue, and the end of the throat. If Okay. you Okay, good. Now let me translate this for those who do not understand English, जो इन्होंने अभी पढ़ा है कि पानी को मुंह में रिंजिंग, पानी को मुंह में ये लेके जाना। अब ये सबसे पहले स्टार्ट ये होता है कि लोग तो करते हैं, वो कहते हैं, ये यहाँ से लिखा है कि थोड़ा सा पानी मुंह में लेना, वो इस तरह से कि जैसे कि जल्दी से उसको थूक दिया, स्पिटिंग इट आउट क्विकली, इज नॉट सफिशिएंट। नॉट सफिशिएंट का मतलब है कि अब वो कुल्ली नहीं है, इट्स नॉट रिंजिंग। अब वो कहते हैं कि इट इज, ये जरूरी है कि वो जो पानी आपने अपने मुंह में लिया है वो आपके मुंह के अंदर के तमाम पार्ट्स में चला जाए। एवरी कैविटी, जितनी भी कैविटीज हैं ऑफ द माउथ। शुरू कहाँ से होगा? जाहिर सी बात है, जब हम पानी किसी अपने मुंह में लेंगे तो लिप्स से स्टार्ट होगा, टू द एंड ऑफ द थ्रोट। यहाँ पे एंड ऑफ द थ्रोट का मतलब यह है कि हलक का वो हिस्सा जो नजर आ रहा होता है। पानी पीने के लिए नहीं कहा जा रहा कि वो एंड ऑफ द थ्रोट को ये समझे कि वो बिल्कुल एंड, नहीं, जितना हिस्सा थ्रोट का वो जो कि पार्ट ऑफ द माउथ कहलाता है, वहां तक आपको उस पानी को मुंह में लेना है। अच्छा, इसी तरह से इन द सेम वे, ये जो हमारे दांतों की दाढ़ें होती हैं, बड़े जो दांत होते हैं जिनसे हम चबाते हैं, उसमें बाज मर्तबा कैविटीज होती हैं, डेंटिस्ट के पास जाते हैं, किसी भी वजह से होती हैं, वो रहती हैं, तो उसके अंदर भी पानी जाना जरूरी है। अब ये कुल्ली करने का तरीका है। अगर कोई कहता है कि हमें कुल्ली करना तो आता है, तो ठीक है, आता है, लेकिन ये पढ़ना भी जरूरी है ताकि आप दूसरों को पढ़ाएंगे तो आप उनको ये बात बताएंगे कि वो जो लार्ज बैक टीथ होते हैं आपके, मोलर्स होती हैं, सॉरी, मोलर्स होती हैं, सबसे आखिरी वाली विजडम मोलर होती है, इंक्लूडिंग द गैप्स ऑफ द रूट्स एंड रूट्स ऑफ द टीथ। अब वो जो रूट्स है ना, रूट्स से मुराद ये हो रहा है कि वो रूट्स, जाहिर सी बात है, जो कि ओपन है, जो कि नजर आती हैं, उसके अंदर की बात, रूट कैनाल की बात नहीं हो रही है। अच्छा, सारी साइड्स, जबान से लेकर हलक तक। अब एक प्रॉब्लम है, ये तो हो गई कुल्ली, यहां से लेके यहाँ तक ये हो गई कुल्ली। यानी अब आपको ये पता चल गया कि आपने पानी जो मुंह में लेना था वो कितना लेना था, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए कि इस पूरी चीज को कवर कर ले वो। ये तो जरूरी हो गया, थोड़ा सा पानी नहीं चलेगा। एक बात, अभी ये एक मर्तबा हुआ है, अभी ये पता चलेगा कि ये वाला काम रिपीट कितनी मर्तबा करना है, वेदर वी हैव टू रिपीट इट और नॉट। ऑफ कोर्स वी आर सपोज टू रिपीट इट 2 or 3 times, लेकिन वो क्या रिपीट करना है वो भी देखें अभी आप। ऐसा होता है ना, एक इससे रेलेवेंट एक पॉइंट है। ऐसा होता है कि जब हम रोजा रखते हैं, फास्टिंग, तो फास्टिंग में ऐसा होता है कि हमें ये बात मना होती है कि हम एक कतरा भी हमारे थ्रोट से नीचे ना उतर जाए कहीं गलती से। ठीक है, और ये वाला एक्ट परफॉर्म करने के लिए एक सपोर्टिव चीज है जो इसको पूरा मुकम्मल कर सकती है, और वो होती है गागल करना। इसको हम उर्दू में कहते हैं गरारा करना, गरगरा करना, या गरारा करना, या गार्गल करना। तो ये वाला काम अगर हम करना चाहते हैं एफिशिएंटली, और हम गार्गल करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। फर्ज करें कि उस दिन ये काम करते वक्त आपका रोजा था, तो फिर अगर रोजा होगा तो गार्गल करना अलाउड नहीं होगा। तो फिर ये काम कैसे पूरा होगा? होगा, होगा। इसे आगे का पॉइंट पढ़ते हैं और फिर आपको इसको बताते हैं। जी, आप आ जाए यहाँ से। इफ यू आर नॉट फास्टिंग, गॉगल एज वेल एज इट इज सुन्ना टू डू सो। अब ये सुन्ना क्या क्या होता है, हमारे जो जितने भी पार्ट्स हैं,
जो हमारे तहारत के पार्ट्स हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि सुन्ना होती हैं। अभी तो फर्ज की बात हो रही है, ऑब्लिगेटरी, और फिर सुन्ना और फर्ज में क्या फर्क होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें आगे बताते हैं कि इफ बिट्स ऑफ बैटल नट्स और पीसेस ऑफ मीट आर स्टक इन बिटवीन द टीथ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, खाना खाते हैं ना, तो उसके फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे जो कैविटीज होती हैं या हमारे दो दांतों के दरमियान की जो जगह होती है, अगर हम कुल्ली कर रहे हों और हमें ये बात पता हो कि हमने खाना खाया था और साथ में ये कि हमारे दांतों में कुछ फंसा हुआ है, ठीक है, गोश्त कुछ फंसा हुआ है या कोई और जैसे ये नट्स लिखे हुए हैं, दे मस्ट बी रिमूव्ड। जी, दे मस्ट बी रिमूव, क्योंकि अगर वो जहाँ फंसे हुए हैं, कुल्ली करने से मुंह में पानी पानी लेने से वो तो रिमूव नहीं, वो पानी वहां पहुंचेगा नहीं उनके वहां पे मौजूदगी की वजह से। इफ वन सस्पेक्ट हार्म इन केस ऑफ रिमूविंग दैम, फिर तो एक अलग बात है ये कि देखे ना, शी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रिमूविंग दैम। ये आप खुद फील कर सकते हैं कि अभी कुछ ऐसी चीज है वो नहीं निकल पा रही है और इस तरह, तो फिर कोई मसला नहीं है। जी। If the pieces of meat, etc., are stuck in between the teeth and the ghusl making person did not notice them and offered salah, having performed ghusl without removing them, but later on she realized that pieces of meat, etc., were stuck in between the teeth, it is now fard for her to remove them and wash that area, ओके, and वॉश दैट wash that एरिया। area. ओके, ऑफ कोर्स वॉश दैट एरिया विद वाटर। ओके, ना इसको मैं पहले से एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा कि गुस्ल करने से पहले अगर दांतों में इस तरह की कोई चीज फंसी हुई है, गोश्त वगैरह का कोई फंसा हुआ है, तो फिर और एक गलती ये हो गई कि उसको उसने नोटिस नहीं किया था, उसको पता ही नहीं, उसको फील नहीं हुआ। बाद मर्तबा होता है, फंस जाता है, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चलता कि कुछ है वहां पे। लेकिन जब वो नमाज पढ़ रही थी, नमाज पढ़ ली उसने, तो पढ़ने के दौरान उसको अगर ये बात पता चलती है कि ये चीज फंसी हुई थी और बाद में उसको ये रियलाइजेशन होता है, वो रियलाइज कर जाती है, तो फिर अब तो उसको पता चल चुका ना, पहले तो उसको पता नहीं था। तो अब उसके ऊपर ये जरूरी है कि वो अब बाद में इसको कर ले, वो जो स्टक हुए थे। अब ये उसके लिए जरूरी भी है, फर्द का मतलब ये है कि वो इसेंशियल हो गया उसके लिए, वो इसेंशियल है कि अब वो उन चीजों को रिमूव करे और फिर अब कर ले, कोई बात नहीं उस टाइम। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पहले वो जो गुस्ल किया था और उस दौरान में कुल्ली की थी और उस कुल्ली के दौरान में कुछ फंसा हुआ था दांतों के दरमियान में, लेकिन वो नोटिस नहीं किया गया था, तो इतनी कोई बड़ी सजा नहीं मिलने वाली। बाद में अगर नोटिस कर लिया तो उसको रिमूव करके क्या कर लें, कुल्ली कर लें, उसको कर लें, कुल्ली कर लें, पानी से कर लें। लेकिन अब ये जो बात हुई कि वो नमाज तो पढ़ ली थी, वो दांतों में उस वक्त वो फंसा हुआ भी था और नमाज पढ़ने के बाद ये चीज रियलाइज हुई थी, तो नमाज पढ़ने के बाद, रियलाइज होने के बाद जब रिमूव कर लिया, तो अब नमाज का क्या हुक्म होगा, क्या वो नमाज एक्सेप्ट होगी? अब उसको हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि वो क्या कह रहे हैं उसको। वॉश विद वाटर था ना, द सला ऑफर्ड इज वैलिड, समझ आया? अब वो वैलिड है। और उसके बाद इफ अ लूज टूथ, कभी कभी होता है ना दांत हिल रहे होते हैं किसी के, ऐसा होता है, इज फिक्स विद सम फिलिंग और वायर एंड वाटर कैन नॉट रीच beneath द फिलिंग और द वायर, इट इज exempted। कभी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट बताता है कि ये जो आपकी जो मोलर है या इसके अंदर जो कैविटी बन गई है, तो इससे आपको दर्द हो रहा है, तो मैं इसके अंदर एक फिलिंग कर दूंगा, और जब ये फिलिंग हो जाएगी तो फिर फूड पार्टिकल्स भी इसमें नहीं जाएंगे और वो जो ठंडा गर्म आपको दांतों में लग रहा है वो भी नहीं होगा। तो अब वो फिलिंग जो है ना, दैट विल बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ योर टीथ, पार्ट ऑफ योर बॉडी, उसने उन्होंने ऐसे ट्रीट किया है। ये कभी कभी कोई वायर के जरिए होता, पहले होते थे वायर के जरिए, स्टील के वायर होते थे वो, उसके जरिए होते थे, तो वो उसकी उसको उन्होंने आपसे एग्जाम्पशन आपको दे दी है। यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया कि कुल्ली कैसे करनी होती है। Sniffing water into the nose. Quickly splashing some water onto the tip
of the nose is not sufficient. It is essential to wash the inside of the nose up to the end of the soft bone, for example, up to the starting point of the hard bone. This can only be done by sniffing water upwards. Remember, if even as much space as a hair tip is left unwashed, ghusl will not be valid. If dried mucus has accumulated inside the nose, it is fair to remove it. It is fair to wash the nasal hair as well. राइट। इसमें जो इन्होंने जो अभी पढ़ के बताया, इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जब आप नाक में पानी चढ़ाएंगे तो वो अप टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द हार्ड बोन होगा। आप अपनी नाक को फील करें, आप अपनी जो नोज है उसको आप फील करें, तो आपकी जो नोज की जो टिप है, जो पहले जहाँ से स्टार्टिंग है आपकी नोज, जहाँ से आपने पानी लेना है, ये जो आपके जो दो होल्स हैं, तो जाहिर से पता है यहाँ से जब पानी यहीं से इतना सा ही अगर टच कर लिया, यानी थोड़ा सा पानी किसी ने हाथ में लिया और उसके बाद उसने अपनी नोज उसके अंदर डुबो दी, डुबोने से थोड़ा सा पानी उसकी जो नोज है उसके शुरू के जो होल्स के जो शुरू का जो एरिया है ऑन टू द टिप ऑफ द नोज, इस तरह करने से ये वाला पार्ट परफॉर्म नहीं हो रहा। इट्स नॉट कॉल्ड स्निफिंग। और वो कहते हैं कि इट्स नॉट सफिशिएंट। नॉट सफिशिएंट का मतलब है ये हुआ ही नहीं। अगर ये ना हुआ, जो वो चाहते हैं आपको बता रहे हैं, वो चीज अगर ना हुई, तो फिर इसके बाद आपने पूरी बॉडी को धोना है और पूरी बॉडी धुल जाएगी, बहुत सारा पानी खर्च होगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन तब भी आपका गुस्ल परफॉर्म नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। देखें आगे उन्होंने बताया है कि इट इज एसेंशियल। अब ये जो इनसाइड है ना नाक के अंदर, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नाक के अंदर पानी ऐसे चढ़ा है कि वो उसके नाक के अंदर जाकर उसको एकदम दिमाग में जो है वो फील करे, ऐसा इसका ये मतलब नहीं है। इस्लामिक शरिया के अंदर कोई इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं देती, बल्कि इस्लामिक शरिया जो है वो तो आपको तकलीफ से निजात देती है। यकीनन कोई म्यूकस है, वो जो इन्होंने कहा है कि ड्राइड म्यूकस है, अगर वो तकलीफ देने वाली चीज है। हाँ, उसको रिमूव करने के लिए अगर कहा गया है तो आपको तकलीफ से आपकी तकलीफ को दूर करना इस्लाम को पसंद है। कि आपकी कोई छोटी सी भी तकलीफ है, वो चाहे क्यों ना वो म्यूकस का वो ड्राइड हो, लेकिन वो नाक में अगर है, तो इस्लाम चाहता है कि आपको उस तकलीफ से बचा ले। ठीक है। अब इसलिए इस्लाम ने आपको कुछ इस तरह की चीजें बताई हैं। वो आगे कहते हैं कि अब अच्छा, ये वाली जो बात लिखी है ना बीच में, जो ये वाली आई है, रिमेंबर इफ इवन एज मच स्पेस एज अ हेयर टिप। अब हेयर टिप कितना बड़ा होता है? हेयर टिप तो आई डोंट नो, एक डॉट भी से छोटा होता होगा। अगर एक डॉट लगाए पेंसिल से या पेन से अगर हम अपने पेपर पे, तो वो जो हमारे बाल का, इसको हेयर टिप को क्या कहते हैं? बाल की नोक। हाँ, बाल की नोक, वो उसके बराबर भी हमारी पूरी, ये तो वैसे ये पूरी बॉडी की बात हो रही है। ये वाली जो लाइन है ना, ये इसका ताल्लुक पूरी बॉडी से है। कुल्ली में भी, नाक में पानी चढ़ाने से भी, और अभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम पूरी बॉडी को वॉश करेंगे। उसी के पूरे के बारे में उन्होंने ये बात बताई कि रिमेंबर इफ इवन एज मच स्पेस एज अ हेयर टिप इज लेफ्ट अनवॉश्ड, यानी पानी ना पहुंचे तो अनवॉश्ड, दैट मीन्स कितनी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये, और ये कितनी डेंजरस है कि हमारी फिर आगे की कोई इबादत भी नहीं होगी, तो गुस्ल विल नॉट बी वैलिड। तो ये नाक में पानी चढ़ाने का जो तरीका है, और इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट था और इसका जो एंडिंग पॉइंट था, वो आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप गुस्ल परफॉर्म करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी जो नाक में वो कौन सी सॉफ्ट बोन होती है जहां तक आपने इसको पानी को लेना होता है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ गुस्ल, दैट्स गोना बी द होल एक्सटर्नल बॉडी। Ablution of the whole body. It is obligatory to wash with water each and every part and down soft fine hair of the external body from the hairs of the head to the soles of the feet. There are some body parts which may remain unwashed if special care is not taken, and ghusl will not be valid. ठीक है,
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा जो तीसरा स्टेप है, यही तो सब लोग कर रहे होते हैं, सबको यही तो पता होता है बस करने का। और लोग समझ रहे होते हैं इसी तीसरे पार्ट को ही, वो समझ रहे होते हैं कि पूरा गुस्ल यही है बस, कि पूरी बॉडी को वाटर से वॉश करना है, और वो समझते हैं कि बस हो गया गुस्ल। इस तरह नहीं होता गुस्ल। वो जो ऊपर के जो 2 पॉइंट्स आपने अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, वो आपको लाजमी करने होते हैं। उसके बाद फिर आप आएंगे इस तीसरे वाले पार्ट की तरफ, कि आपने इसको, अच्छा, ये जो आपने पूरी बॉडी को जो लेना है, कि आपके सर के बालों, ये जो है ना हेयर्स ऑफ द हेड, यहां से शुरू करेंगे टू द सोल्स ऑफ द फीट। अब देखिए इसमें पूरी बॉडी कवर हो गई। फिर बाज मर्तबा ऐसा होता है कि पानी जब बॉडी पे आ रहा होता है, चाहे वो शॉवर के जरिए आ रहा हो, चाहे वो बाथटब में हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि देयर आर सम बॉडी पार्ट्स विच में रिमेन अनवॉश्ड। अनवॉश्ड का मतलब कि वो वहां तक पानी पहुंचा ही नहीं, अगर अगर इतना केयर नहीं किया तो फिर, अगर स्पेशल केयर नहीं की, एहतियात नहीं की, उसको सीरियस नहीं लिया, तो फिर दैट गुस्ल विल नॉट बी वैलिड। वो गुस्ल जो है वैलिड नहीं होगा। और जब गुस्ल वैलिड नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसके बाद करने वाला कोई भी काम जिसके लिए गुस्ल वॉज द प्री कंडीशन था, वो भी नहीं होगा। फिर नमाज भी नहीं होगी। फिर अगर ऐसे और भी कोई काम जिसके लिए पाकी शर्त होती है, प्री कंडीशन होती है, वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा। हम लोग ने एक मर्तबा एक जगह विजिट किया था, और काफी अर्से पहले की बात है। तो वहां पे हमें ये लोगों को कुछ काम की बातें बतानी थी। वो एक वर्कशॉप थी, आप समझ लेंगे, प्रैक्टिकल वर्क था। और हमें ये बताना था अपने टीचर्स को कि हम जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना जानते हैं, लोगों को डिलीवर करना जानते हैं, हम इस तरह से बताते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम जब बताते हैं, बताएंगे किसी को, स्ट्रेंजर्स हैं, तो हम उस एरिया में गए और हमने उनसे पूछा। एक अंकल थे, उनकी एज जो है वो ओवर 60 थी। तो हमने उनसे पूछा कि क्या आपको गुस्ल करना आता है? तो वो थोड़े से नाराज भी हुए, और उन्होंने फिर बताया गुस्ल में क्या होता है, इसमें कौन सा ऐसा सवाल है कि गुस्ल करना आता है? बस पूरी बॉडी को धोना होता है, तो ये गुस्ल हो गया। तो हमने उनको बताया कि नहीं, सिर्फ पूरी बॉडी को तो नहीं ना धोना होता, उसमें 2 चीजें और भी करनी होती हैं। तो वो आपको पता है? उन्होंने कहा नहीं पता। तो हमने उनसे बताया कि वो तो एक सबसे पहले कुल्ली करनी होती है, और नाक में पानी चढ़ाना होता है। और कुल्ली सही हो जाए, कि कुल्ली में कोई टेंशन बाकी ना रहे, तो उसके लिए जरूरी है कि उसको 3 मरतबा कर लें। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, वो जब कुल्ली करते थे तो वो 3 मरतबा करते थे। तो वो किसी लॉजिक की वजह से करते थे ना। तो फिर हम भी 3 मरतबा करते हैं। 1 मरतबा करना तो ऑब्लिगेटरी था, जो कि अभी अभी पड़ा है ना। लेकिन 3 मरतबा करना, यकीनन उस वो बात जो है वो लॉजिक से खाली नहीं थी। और जब वो नाक में पानी चढ़ाया करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नाक में पानी 3 मरतबा चढ़ाया करते थे। ठीक है। अच्छा, और इसी तरीके से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला, अच्छा, हमें वो जो बात कर रहा था मैं, तो हमने उनसे पूछा कि आपने हमेशा अपनी जिंदगी में 60 ईयर्स, मोर देन 60 ईयर्स आपकी एज हो गई, तो आपने हमेशा इसी तरह से वो गुस्ल किया है? तो उन्होंने कहा हमेशा हमने तो ऐसे ही किया है। तो अब वो उनकी विलेज था, तो वहां पे नहर भी थी। उन्होंने कहा वो तो, अगर आप नहर के अंदर स्विमिंग करेंगे 1 दफा, तो इस्लाम ये कहता है। अब वो हमें बता रहे थे कि इस्लाम ये कहता है। तो हमें बता रहे थे कि इस्लाम ये कहता है कि 1 दफा जो है वो उसमें डुबकी लगाओ नहर में, तो पूरी बॉडी जो है वो वॉश हो जाएगी। लेकिन अगर, हाँ, अगर किसी रिवर में या किसी नहर में या किसी समंदर पे अगर कोई डुबकी लगाए, नाक में तो पानी जाता होगा, जहां तक मैं सोच रहा हूँ। कि स्विमिंग में ऐसा होता है कि जब हम स्विमिंग कर रहे हो तो नाक में, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि मुंह में भी जाएगा? और मुंह में पानी जाना, ऐसा वाला जाना जो कि अभी मैंने आपको ये बताया है। जी, ये इतना सारा डिटेल से जाना, ये तो स्विमिंग में, अगर आपने, स्विमिंग से तो नहीं होता ये काम। इसमें तो इतनी सारी बातें लिखी हैं कि मोलर्स, बिहाइंड दी मोलर्स, कैविटीज और वॉट, इतना क्वांटिटी में पानी लेना, तो ये तो इस तरह नहीं होगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपनी 60 ईयर्स की जो एज थी,
उसमें जितनी सारी उन्होंने पिछली नमाजें पढ़ी थी, उसका क्या हुक्म होगा कि वो तो पाक ही नहीं हुए कभी। तो ये तो लेक ऑफ नॉलेज है, और लेक ऑफ नॉलेज विल नेवर बी एक्सेप्टेड ऑन द डे ऑफ जजमेंट। ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब नमाज फर्ज की अल्लाह ताला ने आपके ऊपर, आपने इस्लाम एक्सेप्ट किया है, या आप पहले से ही मुस्लिम है, लेकिन अगर आपको नमाज पढ़ने का तरीका और नमाज की प्री कंडीशंस और नमाज के तमाम पैरामीटर्स, तमाम स्टेप्स परफेक्ट अगर आपके नहीं है, अगर, तो वो इस वजह से नहीं है क्योंकि आपको पता नहीं था। आपको पता नहीं था, इसका मतलब है इस वजह से पता नहीं था क्योंकि आपने सीखा नहीं था। तो चलें ठीक है, अब लोग सीख रहे हैं, तो लोग जो है वो यहाँ तक तो सीख चुके हैं। और इसमें एडिशनल जो इसमें नहीं लिखी हुई थी बात, वो एडिशनली मैं आपको बता देता हूँ कि इसको मेक श्योर करने के लिए कि ये तीनों स्टेप्स हमने बिल्कुल ठीक कर लिए हैं, इसको मेक श्योर करने का बड़ा आसान तरीका है। और इन तीनों स्टेप को 3-3 मरतबा रिपीट कर लें, कुल्ली करें 3 मरतबा कर लें, नाक में पानी डालना है 3 मरतबा कर लें। अ, ये जो अब्लूशन ऑफ द होल एक्सटर्नल बॉडी है, तो एक्सटर्नल बॉडी सब समझते हैं एक्सटर्नल बॉडी का मतलब क्या है, लेकिन इसको जब आप यहाँ से शुरू करें अपने सर से अपने पाँव तक, तो आप उसको भी 3 मरतबा कर लें। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी 3 मरतबा इस काम को किया करते थे, ये वाला जो तीसरा वाला स्टेप है। बल्कि वो तो इस तरह से भी किया करते थे कि बीच में एक और स्टेप परफॉर्म किया करते थे, उसका एंड रिजल्ट यही निकलता था, ये वाला एक होल एक्सटर्नल बॉडी की वॉशिंग। वो क्या करते थे कि सबसे पहले ये कुल्ली और नाक में पानी डालने के बाद राइट शोल्डर के ऊपर पानी डालते थे। अब राइट शोल्डर के ऊपर अगर पानी डालेंगे तो वो तो हाफ बॉडी को शायद कवर कर लेगा, लेकिन वो 3 मरतबा राइट शोल्डर पे पानी डालते थे। तो जब 3 मरतबा, जैसे आप अगर खड़े हैं शावर के नीचे, तो आप पहले अपना एंगल इस तरह से कर लें कि आप शावर के नीचे अपना राइट शोल्डर कर दें, फिर हट जाए, फिर दोबारा आ जाए, फिर हट जाए, फिर दोबारा आ जाए। डू इट 3 टाइम्स। ये आपकी सुन्नत सुन्नत हो जाएगी, सुन्नत पे अमल हो जाएगा। कि सुन्नत का मतलब ये है कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया, फर्ज और वाजिब के अलावा, ऑब्लिगेटरी के अलावा अगर कुछ और एक्स्ट्रा किया और लोगों को कहा कि ये जरूरी है, इससे फायदा होता है, वो सुन्नत है। तो अब सुन्नत पे अमल यूं हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट शोल्डर पे करने के बाद फिर आते थे अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर और कंधे के ऊपर 3 मरतबा पानी डालते थे। जब ये काम हो चुका होता था, अब जाहिर से बात है शोल्डर पे पानी डाला है ना भाई, तो शोल्डर पे डाला है तो सर पे तो नहीं गया पानी। तो फिर तीसरे स्टेप में आते थे, और फिर तीसरे स्टेप स्टेप में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट करते थे फ्रॉम दी हेयर्स ऑफ द हेड, यहां से शुरू करते थे। इसका एक लास्ट, बल्कि चलें ठीक है, इसको पढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा एक एक स्टेप और पढ़ते हैं, एक स्टेप और पढ़ते हैं। देखें, हमारे पास इस वक्त जो है ना, ज्यादातर जो है वो वुमेन्स हैं, फीमेल्स। उनके लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जानना। जैसे मैं आपको उर्दू में पहले से समझा देता हूँ, फिर आपको ये बताता हूँ कि दरअसल ऐसा होता है बच्चियों, बेटियों, कि कुछ लेडीज जो हैं वो अपने बालों का जूड़ा बनाती हैं। आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल जूड़ा इन इंग्लिश। और कुछ चुटिया बनाती हैं, एक बनाती हैं या एक से ज्यादा दो बना लेती हैं। देखें, अब किसी के लंबे बाल होते हैं तो किसी के छोटे बाल होते हैं। इतने छोटे बाल रखना जैसे कि मर्द के होते होंगे, और फेस कट और अपीयरेंस जो है वो ऐसी आए कि गोया के देखने से ऐसा लगे कि पता नहीं ये मर्द है शायद। तो ये तो हराम है, ऐसा करना हराम है। कि फीमेल जो है वो, वुमेन जो है वो मैन की तरह लगे और मैन दिखने में वुमेन की जगह तरह लगे, ऐसा कोई काम करना ये तो हराम है। ठीक है। अच्छा, अब जो बाल हैं उनकी जो लंबाई है, बाज मर्तबा औरतों के बाल काफी घने भी होते हैं और काफी लंबे भी होते हैं। ठीक है। अब उसमें क्या करते हैं वो लोग, उनको खवातीन क्या करती है, लेडीज उसको संभालने के लिए उसकी चुटिया बनाती हैं, और उसका जूड़ा बनाती है। अब उन्होंने करना है गुस्ल, सर्दियों के दिन है, गुस्ल करेंगी। और ये जो कहा है कि टॉप टू बॉटम उसमें सारे बाल, अगर इतने सारे जो बाल हैं अब वो धुलेंगे तो फिर वो ड्राई कैसे होंगे। अब पाकिस्तान में या दूसरे थर्ड वर्ल्ड, दूसरे कंट्रीज के अंदर अब हेयर ड्रायर तो नहीं यूज किया जाता,
वो तो टॉवल से करते हैं, टॉवल से करने से तो बाल बिल्कुल भी नहीं सूखते, बहुत देर लग जाती है, फिर बीमार होने का भी अंदेशा होता है। देखिए, आप पहले इसको अंडरस्टैंड करें, इस वाले पॉइंट को। लेडीज, ओनली लेडीज, होल एक्सटर्नल बॉडी बॉडी, इसको समझें। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपके सर की, हेड की जो स्कैल्प है, जो स्किन है, जिसमें कि आपके बालों के रूट्स हैं, सर, आपका सर पे आप हाथ टच करते हैं ना, तो इसकी जो स्किन है, ये इसमें इंक्लूडेड है, होल एक्सटर्नल बॉडी इसमें इंक्लूडेड है। तो आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि सर, अगर हम ऊपर से शावर ले रहे हैं तो ऑफ कोर्स हमारे सर की स्किन, उसमें पानी जाएगा, जाना जरूरी है, एसेंशियल है। सर में भी एक ये जो लिखा था ना, हेयर टिप, उसके बराबर की जगह खुश्क रह गई, अगर ड्राई रह गई, तो फिर वो गुस्ल नहीं होगा। लेकिन ये तो सर की बात हुई, हेड की बात हुई, हेड की स्किन की बात हुई। और बाल, बालों का क्या? बालों का, इन तरह की जो चुटिया उसने बनाई हुई है, उसको खोलना जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है कि वो उसको खोले। वो जो उसने जूड़ा बनाया हुआ है, उसको खोलना भी जरूरी नहीं है। उसको धो, उसको वॉश करना पार्ट ऑफ गुस्ल नहीं है। लेकिन कितना सब वो है सर का, वो आपने देख लिया कि सर, आपको सर धोना है। हाँ, ये एक अलग बात है कि कोई चाहता है कि वो शैम्पू करे, कोई चाहता है वो, अगर, तो फिर तो उसको मना नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको कंपलसरी भी कहा नहीं जाएगा। तो अब ये मतलब नहीं है कि जब भी लेडीज जो है वो नहाने के लिए जाए तो उनके लिए इतना बड़ा मसला बन जाए कि अब वो नहाने के बाद 3 घंटे तक उस नहाने का असर ही नहीं खत्म हो रहा क्योंकि बाल नहीं सूख रहे। तो वो है ही नहीं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, वो फिर नीचे मैं यहाँ पे पॉइंट लेके आने वाला था, वो 23 क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको सेंड करूंगा। लेकिन इससे पहले कि हम इतनी डिटेल्स में जाएं, ये जो हमारा ये हुआ ना 3 स्टेप, इन 3 स्टेप में एक और काम भी ऑटोमेटिकली हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी अच्छी बात है जो आज आपने सीखनी है। हम नेक्स्ट पता है क्या सीखने जा रहे हैं? नेक्स्ट हम ये सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू परफॉर्म वुजू। जी, हम ये सीखने जा रहे हैं। नहीं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, द वे टू परफॉर्म वुजू, क्या करना है, वुजू का तरीका क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, मेक द इंटेंशन ऑफ प्यूरिफाइंग योरसेल्फ फॉर वर्शिप वॉट एवर। और इस तरह ये जो लिखा है, रिंस द माउथ 3 टाइम्स, ये वाला जो लिखा है, ये वाली चीज, ये अलग चीज है। ये वुजू है, ये गुस्ल से बिल्कुल एक अलग चीज है। इसमें फुल बॉडी वॉश नहीं की जाती, सम सेलेक्टेड पार्ट्स ऑफ बॉडी जो है इसके अंदर वॉश किए जाते हैं। और एक पार्ट या 2 पार्ट ऐसे भी होते हैं कि उनको वॉश भी नहीं किया जाता, जस्ट उनका मसा किया जाता है, यानी उस पे टच किया जाता है हैंड। वो मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले कि हम ये वाली चीज सीखने के लिए जाएं, ये वुजू, यहाँ पे लिखा है वुदू, और यू कैन रिप्लेस द दैट दिस डी विद जी, वुजू, वुदू, बोथ आर करेक्ट, बट डोंट कॉल इट वजू। वजू और वादू, डोंट कॉल इट दैट, वुजू। इससे पहले कि हम वुजू करने जाएं, वुजू करने का तरीका सीखें, हम पहले आपको एक बात बताते हैं, वो तवज्जो से आप सुने। वुजू में जितनी जितनी चीजें आपने धोनी होंगी ना, वो जो सिलेक्टेड पार्ट्स ऑफ सिलेक्टेड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी होंगे, वो होंगे तो बॉडी के पार्ट्स ही ना, जैसे कि हैंड्स, आर्म्स, ठीक है, फेस, फीट्स एक्सेट्रा। जो जो होगा मैं बताऊंगा ना, अभी हम चलेंगे उसकी तरफ, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। लेकिन आप सोचें जरा कि क्या हमने जब गुस्ल किया था, है, गुस्ल जब हमने किया था, तो ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अवर बॉडी वो वॉश नहीं हो गया था क्या? यानी वो वाले पार्ट्स भी, जाहिर से मतलब हाथ, पाँव, फेस, जो कि वुजू के अंदर अभी आने वाला है, इसको धोना सीखने हम सीखने लगे हैं, सीखने सीखेंगे। तो लेकिन ये चीजें जब हम सीखेंगे तो इससे पहले हम वो गुस्ल करके आए हैं, और गुस्ल के अंदर ये चीजें ऑटोमेटिकली धुल चुकी हैं। जो जो चीजें हम इसमें सीखेंगे, वो चीजें ऑटोमेटिकली धुल चुकी हैं।
ठीक है। तो जब वो धुल चुकी हैं तो अब उसको वुजू करना, उसका वुजू हो चुका है, यानी ड्यूरिंग द गुस्ल प्रोसीजर ऑटोमेटिकली उसका वुजू भी हो चुका। अब एक्स्ट्रा तौर पे उसको वुजू करना जरूरी नहीं। अगर उसने गुस्ल किया, बिल्कुल परफेक्ट किया, जो अभी तरीका बताया गया था, अब उसने अगर नमाज पढ़नी है, नाउ ही इज रेडी टू प्रे नमाज। और उसको आप कहेंगे कि नमाज पढ़ने से पहले तो सर वुजू करना होता है, तो करना होता है ना वुजू, वुजू मस्ट है नमाज पढ़ने से पहले, लेकिन वो वुजू का जो पर्पस था वो ड्यूरिंग द गुस्ल वो हो गया, अचीव हो गया टारगेट। हाँ। अब अगर चलें यहां तक तो हो गया कि भाई हमने गुस्ल कर लिया और गुस्ल के अंदर हमारा वुजू भी हो गया। अब फर्ज करें कि हम पाक भी हैं और गुस्ल भी हमारा हुआ हुआ है, लेकिन वो जो हमारा वुजू है, वो जिन वुजू जो होता है, वो वुजू जिन चीजों से खत्म हो जाता है, वुजू जिन चीजों से ब्रेक हो जाता है, और हमारा एक स्टेटस होता है कि आया कि हमारा स्टेटस बा वुजू है या नहीं। बा वुजू यानी वेदर वी आर इन वुजू कंडीशन और नॉट, ये वाला स्टेटस है। अगर हमारा ऐसा ऐसा स्टेटस आ जाए कि हमारा वुजू नहीं है, तो अब हर दफा ऐसा थोड़ी करना होगा कि अब जाके फिर गुस्ल करेंगे क्या। नहीं, वो गुस्ल करने से जनाबत का स्टेटस चेंज होकर हमारा तहारत में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट प्री कंडीशन ऑफ सला वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जब तक, चाहे वो आप कहें कि 1 महीने तक भी अगर फर्ज करें कोई ऐसी चीज नहीं पाई जाती जो आपके गुस्ल को या तहारत को ब्रेक कर देती है, वो पढ़ेंगे ना हम कि किस किन चीजों की वजह से हो जाता है, कि हमको दोबारा से फिर कब गुस्ल करना पड़ेगा। अभी अभी तो हमने गुस्ल किया, अब हमें दोबारा कब करना पड़ेगा, तो वो फिर आपको बताएंगे ना, कि वो फिर 3 4 5 आपको चीजें बताएंगे कि अगर ऐसा कर लिया आपने तो फिर आपको अब गुस्ल करना पड़ेगा, और अगर आपने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, तो ऐसी सूरत में आपको दोबारा से गुस्ल करना पड़ेगा। लेकिन जैसा कर लिया की बात हो रही है, तो वैसा वैसा अगर फर्ज करें 1 महीने तक नहीं किया और वो चीजें नहीं पाई गई जिससे गुस्ल ब्रेक हो जाता है, तो इसका मतलब है कि स्टिल यू आर इन तहारत स्टेट, स्टेट इन गुस्ल स्टेटस, ये आपका स्टिल वो, तो आपको दोबारा गुस्ल नहीं करना। अच्छा, लेकिन वुजू, वुजू तो करना है। वुजू तो ये है कि नमाज पढ़ने से पहले ये जो 3 सेलेक्टेड पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं इनको वॉश करना, 3, और एक को वाइप आउट करना, ऐसे ये टोटल 4 काम करना, ये तो नमाज पढ़ने से पहले किए जाएंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अच्छा चलो अभी हम सीख लेते हैं, ये तो बहुत वाला आसान वाला है, तो हमें ये भी एक सवाल पहले से है जो हम पहले ही उसका जवाब दे देते हैं। चले ठीक है, सवाल का जवाब पहले दे देते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि देयर आर 5 टाइम्स, वी आर सपोज टू प्रे 5 टाइम्स अ डे, 5 प्रेयर्स। तो क्या एवरी टाइम वी गोइंग टू ऑफर प्रेयर्स, क्या एवरी टाइम वेदर वी आर सपोज टू डू वुजू एज वेल? नो। वुजू जब आप किसी नमाज के लिए कर लेंगे और वो हो जाएगा और फिर आप वो नमाज पढ़ लेंगे, तो वुजू की को जब तक वुजू को ब्रेक करने वाली, वुजू को फिनिश करने वाली चीज नहीं पाई जाएगी, तब तक आपका वुजू रहेगा। फर्ज करें किसी ने असर की नमाज पढ़ी, अभी मैं नमाजों के बारे में फिर बाद में बताऊंगा कि नमाजें कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या नाम होते हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो हमें पहले से पता है। जी जी पता है, तो बताना भी जरूरी है उनके क्या नाम होते हैं। फर्ज करें कि शाम को एक नमाज पढ़ी जाती है इवनिंग में, वो असर होती है, उस पे पहले किसी ने वुजू कर लिया। अच्छा भाई वुजू हो गया, उसके बाद उसने नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद अगली नमाज का टाइम आने वाला है, कुछ देर के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वो टाइम आएगा, उस नमाज का नाम होगा मगरिब। तो मगरिब में भी नमाज पढ़नी होगी। अब ये चेक किया जाएगा मगरिब में कि भाई मैं बैठ के सोचूं कि जब मैंने अभी असर में वुजू किया था तो उसके बाद से लेके अब तक
क्या मैंने कोई ऐसा काम किया है कि जिससे वुजू कैंसिल हो जाता है? तो याद आया कि नहीं, एक भी काम, अच्छा ये चार कामों से वुजू कैंसिल हो जाता है? नहीं, मैंने तो एक भी चार, उन चार में से एक भी काम नहीं किया। अच्छा, तो फिर आपका स्टिल वुजू है। अब जो आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आपको दोबारा से वुजू करने के लिए शरीयत ने पाबंद नहीं किया, यानी इस्लाम ने आपको अब दोबारा से वुजू करने के लिए आपको नहीं कहा है। वही वाला वुजू इस नमाज पे भी अप्लाई हो जाएगा। और फर्ज करें कि ये नमाज मगरिब की भी आपने पढ़ ली, पढ़ने के बाद फिर 2 घंटे के बाद ईशा का टाइम आता है, एक आखिरी नमाज जो डे की होती है हमारी, जो कि नाइट में आती है, ईशा कहते हैं उसको। उस वक्त भी सोचा कि वो जो तीन चार चीजें ऐसी होती हैं जिससे कैंसिल हो जाता है, वुजू फिनिश हो जाता है, तो क्या ऐसा हुआ? तो गौर किया तो पता चला कि नहीं, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं किया ऐसा चार ऐसे काम। अच्छा, तो इसका मतलब है कि अभी भी वुजू है। तो अगर अभी भी वुजू है तो फिर वो ईशा की नमाज भी उसी एक किए, वो जो आपने पहले असर में किया था, उसी वुजू से हो जाएगी। अगर कोई करना चाहता है कि मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वुजू करने से जो फ्रेश फील होता है, वुजू करने से जो है वो साइकोलॉजिकली भी इंसान जो है वो अपने आप को बेहतर महसूस कर रहा होता है, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर कोई मसला नहीं, कर ले। यह है कि हाथ पैर पे कहीं ऐसी मट्टी या कोई ऐसी डस्ट लग गई है, गंदगी लग गई है, अच्छा नहीं लग रहा है, फिर तो जरूर करें। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि अब ईशा की नमाज पढ़ ली, अब जो फजर की नमाज होगी वो तो 5 आवर्स के बाद होगी। तो अब तो इतनी देर तक थोड़ी ना ऐसा हो सकता है। क्या पता होता होगा, लेकिन शायद मुश्किल है। तो अगर आप चाहें 5 टाइम्स प्रेयर से पहले 5 टाइम्स वुजू करें, करें। और अगर आप ये चाहें जो मैंने आपको पीछे काफी डिटेल में बता दिया, तो आप ऐसा भी कर लें कि आप चेक कर लें कि आपका वुजू हुआ है, तो होने दें, दोबारा से ना करें, नमाज पढ़ें। चलें, अब लास्ट हमारा जो टॉपिक है, और वो ये है कि द वे टू परफॉर्म वुजू। ये मुझे कोई रीड करेगा और मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर हमारी क्लास आज की फिनिश हो जाएगी। जी। The way to perform wudu. Make the intention of purifying yourself for worship. Start in the name of Allah by saying Bismillah, in the name of Allah. Wash the right hand and the left hand 3 times. You should wash up to the wrist and between the fingers. Rinse the mouth 3 times. Sniff water into the nose and give it a gentle blow 3 times. Wash the face 3 times from the hairline to the chin and from ear to ear. Wash the right forearm up to the elbow, including the hand 3 times. Then wash the left forearm up to the elbow, including the hand 3 times. Wet your hands and wipe the head once from the hairline to the neck and back again to the front. Wipe the inside and outside parts of the ears once. Wash the feet, starting with the right foot. Do this 3 times. Remember to rub between the toes and wash the heels and the ankles. Now recite Ash-Shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sorry for little mistake. It's all right, it's okay, it was very perfect. um, I'm very happy to listen to the reading. Now let me translate this into Urdu, and as well as let me explain a little bit. Number one, इन्होंने बताया है कि तरीका, वे का मतलब है तरीका, परफॉर्म करने का। लेकिन किस चीज को परफॉर्म करने का? वुजू, ना वुजू, वू जू, इट्स नॉट वजू। ओके। सबसे पहले आपने, जाहिर सी बात है, आप कोई इबादत करने जा रहे हैं ना, वर्शिप, तो ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। अच्छा, इसको पहले मैं, 1 मिनट, ये 4 5 6 7 8 पूरे पॉइंट्स हैं, पहले एक चीज सुने। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। इफ यू आर, नाउ लिसन टू मी राइट नाउ, एंड इफ यू आर वाचिंग द वीडियो, राइट डाउन दीज 4 पॉइंट्स। अभी नहीं, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो, आप इसको समझे कि ये जो हमारा पूरा वुजू है, इसके सिर्फ 4 पार्ट्स हैं।
देयर आर ओनली 4 पार्ट्स, देयर आर ओनली 4 स्टेप्स। जिस ये है सिर्फ, उसमें से जो सबसे पहला होता है वो होता है यू वॉश योर फेस, अपने चेहरे को धोना। ये नंबर 1 है, चेहरे को धोना। अब देखें, आपको वुजू करना आता है ना, तो आपको अपना वो जो वुजू करना आपको आता है, आपके जहन में वो वाला प्रोसीजर आ रहा होगा, सर हम तो पहले हाथ धोते हैं दोनों, फिर हम कुल्ली करते हैं, फिर हम नाक में पानी डालते हैं, ये तो 3 काम हो गए। फिर चौथे नंबर पे हम अपना फेस धोते हैं। तो आप तो वो कह रहे हैं कि पहला नंबर फेस का है, पहला नंबर ही फेस का है। तो वो पता है क्या है, देखें असल में ऐसा होता है कि एक होता है किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है, उसमें कुछ चीजें बेसिक्स होती हैं उसकी, उनके बगैर वो काम, उसमें से कोई एक चीज भी मिसिंग हो जाए तो फिर वो काम कंप्लीट नहीं होता। वो फर्ज होती है, ऑब्लिगेटरी होती है, यानी कि वो एसेंशियल होती है। मैं आपको 4 एसेंशियल पहले बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिखे होंगे जो ये अभी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारी क्लास खत्म होगी। तो उनमें से 4 मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम है वो है चेहरा धोना। फिर आप कहेंगे कि सर वो जो हाथ धोते हैं और वो जो कुल्ली करते हैं और वो जो नाक में पानी डालते हैं, तो उसका क्या? तो मैं बताऊंगा ना कि वो क्यों करते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वुजू है वो पहला है वो चेहरा धोना। चेहरा धोना कितना कितना चेहरा धोना वो भी बताते हैं। जो दूसरा पार्ट है, जो दूसरा स्टेप है वो है कोहनियों समेत। अब ये कोहनियों को कोई समझता होगा, एंकल्स क्या कहते हैं आप लोग इसको, कोहनियों समेत। ये आपका जो ये पूरा, ये एक तो आपने सीधे हाथ को और दूसरा वाला हाथ, दोनों हाथों को आपने कोहनियों समेत धोना है। जब हाथ कह दिया और कोहनियां भी कह दी, तो इसका मतलब है कि आप पहले यहां से चलें, कोहनी से स्टार्ट करें, फील करना शुरू करें। आप अपने बाजू को टच करें, उसमें कोहनी की हड्डी जो बोन है उसको टच करें, और फिर उसको आप फिर देखें नीचे तक एंड कहाँ होता है उसका। उसका एंड आपकी फिंगर्स पे होगा। फिंगर्स के बाद बॉडी खत्म हो जाएगी, हाथ खत्म हो जाएगा, चलो नेल्स पे हो जाएगा, उसके बाद फिर खत्म। तो ये जो पूरा ये जो हिस्सा जो मैंने आपको भी बताया है, दोनों हाथ दोनों में, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों में, इसको धोना, ये सेकंड पार्ट था। फेस वॉश करने के बाद दोनों हाथों को वॉश करना, ये सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट, सेकंड लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, वो पता है क्या है? अपने सर के जो बाल हैं आपके, उनका मसा करना। यानी मसाज नहीं कहते, लेकिन वो अभी मैं बताऊंगा रीड करके कि किस तरीके से अपना हाथ रखते हैं। गीला हाथ रखना होता है, अपने हाथों को गीला करके सर पे रखते हैं, और फिर फ्रंट से लेके पूरे सर के पीछे बैक तक जाते हैं। इनफ, बस। तो ये सर धोना नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इसको धोना नहीं कहते, लेकिन ये तीसरा पार्ट था। और उसके बाद अब आ जाते हैं आखिरी पार्ट की तरफ, और वो जो आखिरी पार्ट है वो है पाँव धोना। पाँव, फीट्स, कितने कितने धोने हैं वो? टखनों तक। अब टखने क्या होते हैं, टखनों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी बताते हैं। इन्होंने जो अभी ये सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, ऑल टुगेदर इस्लाम ने ऐसा किया, आपको एक पूरा पैकेज बना के दे दिया। पहले इस्लाम ने आपको ये 4 बातें बताई: फेस, दोनों हाथ, सर, वो भी धोने में नहीं है लेकिन थोड़ा सा गीला, और उसके बाद दोनों पाँव। ये कंप्लीट वुजू हो चुका, बस दैट्स इट। ये 4 चीजें कर लेंगे तो वुजू हो जाएगा। लेकिन इस्लाम ने आपको एक पूरा पैकेज बना के दे दिया कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी ये वाली 4 चीजें परफेक्ट हों, हैं, तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा भी इसके अंदर करें, क्योंकि आवर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही डिड इट। वो क्या किया उन्होंने? उन्होंने सबसे पहले वो इंटेंशन कर लेते थे। जरूरी नहीं है, अगर कोई ये 4 काम जो मैंने बताए हैं विदाउट दी इंटेंशन कर ले, तब भी उसका वुजू हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात है कि सोच तो लें कि मैं ये क्यों कर रही हूँ वुजू, क्या करने जा रही हूँ, नमाज पढ़ने जा रही हूँ, कुरान पढ़ने जा रही हूँ, अच्छी बात है। और हर काम, सिर्फ ये वुजू की बात नहीं हो रही, हर काम, एवरी एवरीथिंग यू स्टार्ट,
Everything you do, you start with the name of Allah and you say at least इतना तो पढ़े, बिस्मिल्लाह, या पूरा पढ़ लें अगर आपको याद है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ये काम जो मैं कर रही हूँ ये अल्लाह के लिए कर रही हूँ। हर काम, खाना खाते वक्त, उससे पहले, अच्छा खाना खाते वक्त और ये सारे काम करते वक्त जो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, देखें ये सारे हमें फायदा पहुंचाते हैं। हमें एनर्जी मिल रही है खाना खाने से, हमारी बॉडी को वाइटामिन मिल रहे हैं और हमारी बॉडी की, हमारी एपिटाइट जो है वो खत्म हो रही है। फायदा तो हमें पहुंच रहा है, लेकिन अल्लाह ताला इसका हमें सवाब भी दे रहा है। लेकिन शर्त क्या है? सवाब तो तब मिलेगा जब आप उसको अल्लाह के लिए करें। आप कहें कि या अल्लाह ताला आपके लिए कर रहे हैं हम, बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला आपका नाम लेके शुरू कर रहे हैं। तो फिर वुजू को भी इसी तरह करें ना, वुजू, वुजू भी बिस्मिल्लाह इतना तो करें कम से कम, या पूरा कर लें। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा है ना कि ये वाला जो पॉइंट लिखा है कि राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड 3 टाइम्स, और ये जो रिस्ट वाली बात लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल करके बता देता हूँ। कलाइयों, ये रिस्ट कहते हैं कलाइयाँ। सबसे पहले स्टार्ट करना है, कलाइयों तक दोनों हाथों को धो लें, 3 मरतबा धो लें, ऐसे कर लें। और फिर ये भी देखें कि जब आप दोनों हाथों को धोएंगे तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि फिंगर्स बिल्कुल टाइट करके नहीं ना रखें, तो क्योंकि उस वो जो स्पेस होती है बिटवीन द फिंगर्स, उसमें भी तो पानी का जाना जरूरी है कि नहीं है। ये दोनों हाथ हमने धो लिए। उसके बाद ये वाली जो अभी हमने पढ़ के आए थे उसमें याद करें, अभी हमने गुस्ल का जो तरीका पढ़ रहे थे, तो गुस्ल का सबसे पहला पार्ट क्या था? रिंसिंग, रिंसिंग द माउथ। अब यहाँ लेकिन इतना लिखा हुआ है 3 टाइम्स, तो आप 3 टाइम्स करने से वो चीज परफेक्ट हो जाती है ना। एक टाइम, एक मरतबा करें तब भी है, लेकिन आप 3 टाइम्स कर लें, ये है रिंसिंग। ये इट वाज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द गुस्ल, ये इसका भी है। हाँ, पांचवी चीज जो आपने करनी है वो उसमें थी, गुस्ल में ये वाली चीज भी थी, याद करिएगा। आप इस वीडियो को पूरा बैक करके जाके देखिएगा तो आपको ये चीज वहां भी नजर आएगी। वहां तो सिर्फ 3 चीजें थी ना, एक कुल्ली करना था, एक नाक में पानी डालना था, और पूरी बॉडी को धोना था। यहाँ पे भी नाक में पानी डालने वाली बात आ गई। स्निफ वाटर इन टू द नोज एंड गिव इट अ जेंटल ब्लो, लेकिन फर्मली, 3 टाइम्स। अच्छा, ये हो गया। अब वो जो मैं नहीं कह रहा था कि सबसे पहला ऑब्लिगेटरी जो पार्ट होता है, इनफैक्ट वो वॉश द फेस होता है, वॉशिंग द फेस होता है, वो आया यहाँ पे छठे नंबर पे। एक तरीके से लेके आपको चल रहे हैं, एक एक प्रॉपर वे में आपको लेके चल रहे हैं कि आपको, अगर आप डायरेक्ट वॉश द फेस करते तब भी ठीक था, लेकिन फर्ज करें कि आपके हाथ ही गंदे होते, अगर अगर आपके हैंड्स वो ठीक डर्टी होते, तो आप क्या डर्टी हैंड से अपने फेस को वॉश करते? तो आपने, इस्लामिक शरिया ने आपको इतना अच्छा तरीका बता दिया कि बिफोर यू वॉश योर फेस यू डू ऑल दी अबव 5 स्टेप्स और 4 स्टेप्स। कहाँ से इसको करना है? अच्छा हाँ, फेस कहाँ से कहाँ तक का होता है, जिसको हम कहते हैं ये फेस है, हमारा फेस कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक खत्म होता है, एक दिन मैं वो बताने लगा था। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये जो बालों की जो जमने की जो जड़ है, माथा है ना आपका, माथा, माथे को जो पेशानी को कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल पेशानी इन इंग्लिश, आई फॉरगॉट। फोरहेड। हाँ, फोरहेड। ये जो फोरहेड है आपका, आप इसको हाथ रख के देखें तो आप फील करें कि बाल किधर हैं, सर के बाल। तो आपको स्टार्ट पता चल जाएगा कि यहाँ से सर के बाल स्टार्ट हो रहे हैं। ये देखें, ये क्या लिखा है, फ्रॉम द हेयर लाइन। अब ऊपर से अभी हो रहा वर्टिकल, अभी आपको ये वर्टिकली समझाया जा रहा है, अभी इसके बाद उसको हॉरिजॉन्टली भी समझाया जाएगा। फेस का आपको पूरा एरिया समझना होगा, फिर आपको पता चलेगा कि वॉश द फेस 3 टाइम्स का मतलब कितना एरिया आपने वॉश करना है। ओके, फ्रॉम द हेयर लाइन टू द चिन। अब ये जो चिन है, ये चिन को इस तरह से कर लें, अभी आप अभी के अभी समझ लें इस वाली बात को, इसी को, ये इसको उर्दू में कहते हैं ठोड़ी। देखें बेटा, आप अगर अभी एक अपना थंब रखें अपनी चिन के ऊपर, रख के देखें तो मैं आपको बताता हूँ, हड्डी लगेगी आपको, बोन फील होगी। यहाँ पे आप रख लें, जब आप रखेंगे तो रखते रखते आप इसको नीचे करें अपने थंब को, तो नीचे जाके आप देखेंगे तो एक सॉफ्ट आपका नरम नरम आपका हिस्सा आएगा, हड्डी के बिल्कुल नीचे नरम नरम आएगा ना। जब उसको आप दबाएंगे तो बोला नहीं जाएगा। मैं अभी दबा के चेक कर रहा हूँ ना अपना, ये जो नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ तक फेस है।
फिर उसके बाद तो फिर ये थ्रोट का हिस्सा आ जाता है, ये सब फेस नहीं है। नहीं नहीं, वो फिर थ्रोट का ऐसा आ जाता है, फिर नीचे गला आ जाता है, फिर नेक आ जाता, ये नहीं, बस यहीं तक, चिन तक। लेकिन चिन इज इंक्लूडेड। ओके, अब ये तो हो गया वर्टिकली। अब जरा हॉरिजॉन्टली भी कर लेते हैं। फ्रॉम ईयर टू ईयर, एक कान से दूसरे कान तक। लेकिन बट योर ईयर्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ योर फेस, ये कान इसमें शामिल नहीं है। अब यहां से देख लेना, वो आपके कान फेस के, आप अपने चेहरे के जो दोनों गाल हैं इसके ऊपर आपने दोनों हाथ रखें। जो आप दोनों हाथ रखेंगे तो आप फिर उसको खिसकाते हुए अपने कान तक स्लिप करवाते हुए लेके जाएं। जब आपका कान स्टार्ट हो जाएगा तो समझें कि आपका फेस खत्म हो गया। आपके कान स्टार्ट, फेस खत्म। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो वो है जो कि इस पूरे स्टेप्स के अंदर ऑब्लिगेटरी है, एसेंशियल है, कि आखिरी बात। वॉच द राइट। अच्छा, अब ये जो अब यहाँ से शुरू हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपका फोर आर्म है, ये आपने कहा तक एल्बो तक, कोनी एल्बो, एल्बो तक। अप टू द एल्बो का मतलब समझ लें, इससे बिल्कुल भी आपने मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है। अप टू द एल्बो का मतलब कोई ऐसे समझता होगा कि बस धोएं यहाँ तक के कोहनी तक। तक, ये तक जो होता है, ये तक और अप टू और ये जो तक होता है, इसको समझें कि अगर आपने एल्बो को छोड़ दिया तो फिर आपका ये वाला पार्ट अदा नहीं होगा। एल्बो इज इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। आप यूं कह सकते थे, यूं यूं मैं अब आपको इसको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ। वॉश दी राइट फोर आर्म इंक्लूडिंग द एल्बो। ये ये बिल्कुल वैलिड आसान बात हो गई है। और फिर साथ में ये जो इन्होंने लिखा ना कि इंक्लूडिंग द हैंड, अच्छा शायद ये इंक्लूडिंग इन्होंने इसी 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 एल्बो इंक्लूडेड, शायद यूं कर लें आप। और उसको उन्होंने कहा 3 टाइम्स। ये जो आपने अपना राइट आर्म किया है, यही वाला काम आपने लेफ्ट आर्म में कर ले। दोनों आर्म्स आपके इंक्लूडिंग योर एल्बोज, ये आपके धुल जाएंगे। ये हो गया। अच्छा, अब ये तो है धोने वाली बात थी, 3 मरतबा धो लिया। अब जो जिसको मैं मसा कह रहा था ना, मसा, मैं पता है मसा क्या कह रहा हूँ, MASAH, मसा, ऐसे, वो ये चीज है। वेट योर हैंड्स, अपने दोनों हाथों को गीला कर लें। आप कहेंगे गीले तो हैं, अभी तो हमने वॉश किया था यहाँ पर, तो गीले ही तो हैं। नहीं 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 नहीं, वो जो पानी आपने यूज किया था ना यहाँ पर, इसको वॉश करने के लिए अपने दोनों हाथों को, अब आपने नया पानी लेना है। ये वाला नया स्टेप है। इस न्यू स्टेप के अंदर यू हैव टू वेट योर हैंड्स विद न्यू वाटर। पूरा बहुत सारा बहाना नहीं है, थोड़ा सा लेना है, और अपने दोनों हाथों को पानी के नीचे, आपके टैप के नीचे रखेंगे तो वो गीला हो जाएगा। फिर टैप को बंद करें। अब आपने इन दोनों हाथों से क्या करना है, वाइप करना है। किस चीज को करना है, वाइप, अपने सर को वाइप करना है। इसको वाइप करने को मैं कह रहा था MASAH, मसा, इसको कह रहा था मैं। लेकिन ये वंस करना है, फ्रॉम द हेयर लाइन टू, अब ये कहाँ से शुरू करना है पूरा, वहां से जो आपको अभी बताया था, वो जो हेयर लाइन आपकी होती है पेशानी के ऊपर से, जब आपके बाल शुरू हो जाते हैं, और उसको आप पीछे तक लेके जाए, नेक तक। बस हो गया, डन। यहाँ तक एक बात हो गई, यहाँ तक एक काम पूरा हो गया। लेकिन शायद किसी का ठीक तरह से कोई चीज रह गई हो, वो उसने उठा उठा के हाथ लेकर गया हो और पूरा टच करके लेकर ना गया हो, तो उसको, ये तो क्योंकि ऑब्लिगेटरी पार्ट है, तो इसमें कहीं ऐसा ना हो ना कि इसमें से कोई चीज मिसिंग हो जाए। तो उन्होंने ये कहा कि एक काम करें, जब आप बिल्कुल फ्रंट से बैक तक लेके जाए गए हैं अपने हाथ को, तो दोबारा बैक से लेके फ्रंट तक रिवर्स ऑर्डर में भी एक मरतबा ले आए, ताकि ये परफेक्ट हो जाए, कोई चीज रह ना जाए। आप ऐसा कर लें, एंड बैक अगेन टू द फ्रंट। हुआ। उसके बाद फिर अगला ये हमारा पॉइंट आता है। इसके बाद हम अपनी क्लास खत्म करते हैं कि यही जो आपका जो वाइप है, जिसको मैं मसा कहता हूँ, रगड़ना नहीं होता इसके अंदर। वाइप द इनसाइड एंड आउटसाइड पार्ट ऑफ द ईयर्स वंस, एक मरतबा इतना करें कि आपके जो दोनों कान है ना, उसमें आप अपनी उंगली से और अपनी फिंगर और अपने थंब के जरिए से आप इस तरह से करें कि आप थोड़ा सा उसको साफ कर लें या अपना वाइप कर लें, इस तरह कर लें। है ना, ये फर्ज नहीं था लेकिन ये करना है। उसके बाद आएगा, अब फर्ज आएगा।
अब आपने दोनों पाँव को धोना है, और ये जो दोनों आपने पाँव को धोना है ये 3 मरतबा धोना है। और आपने इसको, इसमें यहाँ पे रबिंग है। आप इसको याद रखें कि आपने ये जो आपकी जो टोज होती हैं, तो वॉश द हील्स एंड एंकल्स, यहाँ से आपने पूरा ये काम करना है कि अगर आपके एंकल्स छूट गए, ये पार्ट अदा नहीं हुआ, आपकी हील्स ये छूट गई। पाँव धोने के बाद ना आप अपने पाँव को देखें, जब धो चुके हो और फिनिश कर चुके हो ना, अब आप जरा अपने पाँव को गौर से देखें और चेक करें कि कोई ऐसी जगह है जो ड्राई नजर आ रही है। तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अगर आपको कोई एंकल में से या हील्स में से या आपको टोज में से, पाँव के नीचे ये जो सॉफ्ट जगह ये और ऊपर, कहीं भी अगर आपको कोई जरा सी भी जगह अगर आपको ड्राई नजर आ रही है, तो आपको पता है क्या पता चलेगा इससे? आपको क्या, क्यों आपको मैंने कहा है, इससे आपको ये पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि हर दफा मेरी ये चीज ड्राई रह जाती होगी लाइफ में जब भी मैं वुजू करता हूँ। आज जो मैंने चेक कर लिया गौर से इसको, पाँव धो लेने के बाद अब मैं अपने रूम में आया और मैंने अच्छी तरीके से अपने पाँव को जरा सा गौर से मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो इसमें कैसे ऐसा हो गया कि मेरी जो हील्स हैं वो मुझे ड्राई नजर आ रही है? इसका मतलब है कि मैं ठीक तरीके से अपना पाँव नहीं धोता। अगर ठीक तरीके से पाँव नहीं धोता था और ड्राई रह जाती थी, इसका मतलब है कभी भी मेरा वुजू ठीक नहीं हुआ था, या कभी भी मेरा वुजू कंप्लीट नहीं हुआ था। अब वो उसकी तो बात छोड़े माजी की, पास्ट की, अभी फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में आपने इन तमाम स्टेप्स को पूरा करना है। और उसके बाद आपको अगर याद है, वो जो हमने अपनी पहली, जब कोई हम फर्स्ट टाइम जब ये मुसलमान हुए थे और उस वक्त उनको पढ़ाया गया था अशहदु यहाँ 1 मिनट शो करता हूँ, आखिर में आप ये कर लें, है ना, इस तरह। अच्छा थोड़ा सा इसको ये भी दिखाता हूँ मैं, बल्कि पूरा सही से देख लें। इसमें इसकी जो ना ये भी लिखी है, आपने क्या पढ़ना है एंड में, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला। अब ये ऐसा इन्होंने फॉन्ट ऐसा यूज किया हुआ है ना, अब ये पता नहीं चल रहा कि ये एल है और ये ए है और ये ए है, वॉट। तो ठीक है, इसको मैं आपको रिटन फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा कि इसको कैसे आपने प्रोनाउंस करना है। ला शरीका, है ना, यहाँ तक का शरीका। उसके बाद लहू व अशहदु, व्हाट इज इट, अन्ना, एंड व्हाट अबाउट दिस, मुहम्मदन अब दू हु व रसूलू, दैट्स इट। अब ये आपने इसको पढ़ना है, आपका वुजू परफेक्ट हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें तहारत, गुस्ल, वुजू, नमाज और इसके अलावा जितनी हमारे रब ने हमें इबादतें करने का हुक्म दिया है, वो सारी की सारी 100% परफेक्ट बिल्कुल उसी तरह से सीखने की तौफीक अता फरमाए, जैसे कि हम अपनी दुनिया के कामों को सीखते हैं और अपने पैसे कमाने के तरीकों तरीकों को सीखते हैं। हम अपनी जॉब पे जाके जब हम ट्रेनिंग लेते हैं और अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जिस तरीके से हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं और हम बड़े बड़े पेपर्स देते हैं, एग्जाम्स देते हैं और बहुत ज़्यादा हम उसमें टीचिंग और लर्निंग मेथड और मेथडोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पे भी बिल्कुल उसी तरह से कंसंट्रेट करके, फोकस करके, टाइम लगाकर, एनर्जी लगाकर सीखने की तौफीक अता फरमाए। सुबह ये हमारी एंड हो गई यहाँ पे आमीन। क्लास। क्लास के बाद आप लोग चाहें तो मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे या मेरे नंबर से आप मुझसे इससे बारे में सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर दूंगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।